हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुधाकर सर क्लासेस में। आई एम विपिन हियर। ओके, तो देखिए थंबनेल देखकर तो आप सब जान ही गए होंगे। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका सेकंड पार्ट। हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप लोग जाकर उस पार्ट को जरूर देखिए। उस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने क्या कवर किया एक बार मैं आपको बता देता हूं। उस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने कवर किया था रिसोर्सेज की डिफिनेशन, डेवलपमेंट की डिफिनेशन और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने क्लियर किया था। इसके बाद मैंने क्लियर किया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इसके बाद रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई किया था 3 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। 3 बेसिस पे मैंने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया था। और एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आप पीवाईक्यूज अगर आप देखें, एसएसटी का पीवाईक्यूज आप देख लीजिए उठाकर, कई एग्जामिनेशंस में, कई लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आपको ये डायरेक्टली देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, वो ओरिजिन हो सकता है, ऑनरशिप हो सकता है, एग्जॉस्टिबिलिटी हो सकता है या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो डायरेक्टली 3 नंबर में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। या ऐसा भी पूछता है कि डिफरेंशिएट एनी 3 पॉइंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से क्लासिफाई किया था रिसोर्सेज को सारे बेसिस पे। तो प्लीज आप लोग पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिए। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक इस चैनल, इस पर्टिकुलर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज पहले उस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को कवर करिए, फिर यहाँ सेकंड पार्ट पे आप इस चैप्टर को देखिए। ठीक, सीक्वेंस में सब कुछ कवर किया जाएगा। क्लास 10 सिविक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी की सेपरेट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबके सेपरेट है, और चैप्टर वाइज चीजों को सीक्वेंस में कवर किया जा रहा है ताकि आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, मैप भी कराया जाएगा। जब ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद सिलेबस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज आपको बता दें, जैसा पावर शेयरिंग में आपने क्या देखा, पावर शेयरिंग में मैंने 4 पार्ट से पूरे चैप्टर को कवर किया, एकदम वेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो 5th पार्ट था, उस 5th पार्ट में मैंने उस पर्टिकुलर चैप्टर के पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आपको बताया। तो उन वीडियोस को जरूर देखिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंस्पिरेशनल लाइन आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ठीक, वो इंस्पिरेशनल लाइन क्या है कि वक्त लगेगा लेकिन चलूंगा जरूर, धोखा मिला है लेकिन रुका नहीं हूं मैं। ठीक है ना। तो ये मोटिवेशनल लाइन के साथ साथ हम लोग इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस मोटिवेशनल लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना आप लोग। वक्त लगेगा लेकिन चलूंगा जरूर, धोखा मिला है लेकिन अभी रुका नहीं हूं मैं। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लासीफाई हमने किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। ओके, मैंने रिसोर्सेज को क्या किया था, मैंने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया था 3 बेसिस पे, और मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मैंने क्या किया था, क्लासिफाई कर दिया था कितने बेसिस पे, 3 बेसिस पे मैंने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर दिया था पार्ट फर्स्ट में, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility there are 2 type resources, renewable and non-renewable. Renewable resources is also known as non-exhaustible and non-renewable resources also known as exhaustible. ठीक, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने 4 टाइप के रिसोर्स कवर किए थे। कौन कौन से, प्राइवेट जिसको इंडिविजुअल कहते हैं, पब्लिक जिसे कम्युनिटी कहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक, नेशनल रिसोर्सेज से मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि हमारे कंट्री की जो कोस्ट लाइन है, हमारी कंट्री जो इंडिया है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से सी में 12 नॉटिका माइल्स तक भी जितने रिसोर्स होते हैं वो सब आपके नेशनल कंसिडर्ड होते हैं। नॉटिका माइल्स, बच्चे पूछे थे कि सर नॉटिका माइल्स क्या होता है। तो जैसे हम लोग लैंड पर डिस्टेंस जब कवर करते हैं तो लैंड डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। वैसे सी पे, सी बॉडीज पे या एयर्स पे जब भी हम अपने डिस्टेंस को कवर करते हैं तो जो मेजरिंग यूनिट होती है वो आपकी नॉटिकल माइल्स होती है, और एक नॉटिकल माइल्स आपकी 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद हमने इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी देखा था। तो मैंने आपको बता दिया था इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा रिसोर्सेज जिसको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करे, IRP, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। जिस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को रेगुलेट और कंट्रोल करती है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। और सी बॉडी में 200 नॉटिका माइल्स तक, मतलब 12 नॉटिका माइल्स के बाद से फिर 1 से काउंट करिए, और अप टू 200 नॉटिका माइल्स तक जो रिसोर्स होंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कंसिडर्ड होते हैं। और इस पर्टिकुलर जोन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं। ठीक, जो ये 200 नॉटिका माइल्स का पूरा एरिया होता है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, ये हमने देख लिया था। तो चलिए जो चौथा बेसिस आज हमारा है
उस पर हम रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में रिसोर्सेज को 4 वे में क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला आपका होता है पोटेंशियल रिसोर्स। कौन सा? सबसे पहला आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा आपका स्टॉक। और चौथा आपका रिजर्व। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व। ठीक, सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक, तो बहुत ध्यान से आप लोग यहाँ पे चीजों को समझिएगा। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो एक सर्टेन एरिया में पाए जाते हों और जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अननोन है। बहुत ध्यान सुनना, ऐसे रिसोर्सेज जो एक सर्टेन एरिया में पाए जाते हों और जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है? अननोन है, और इनका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन टाइम्स और टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होगी इनको और भी बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा, और भी बेहतर तरीके से इन्हें क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। ठीक, आपको एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो एक सर्टेन एरिया में पाए जाते हों और इनका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या है? अननोन है। अननोन इसलिए बोला गया इनकी क्वालिटी क्वांटिटी क्योंकि कुछ भी इनके बारे में उतना नहीं पता। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये और भी ज़्यादा बड़े तरीके से इनको क्या किया जा सकता है? और भी ज़्यादा बड़े तरीके से इनको डेवलप्ड किया जा सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपका सोलर एनर्जी की क्वालिटी क्वांटिटी किसी को पता है क्या? बिल्कुल नहीं। विंड पावर, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी किसी को पता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप सबको पता है लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी पता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी नहीं पता और एक सर्टेन एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इनके यूटिलाइजेशंस पे कोई फोकस नहीं हो रहा है। प्रेजेंट टाइम पे इनके यूटिलाइजेशंस पे कोई ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा। ओके, इनको रख दिया गया कि इन फ्यूचर हम इनका वर्क करेंगे, इनका यूटिलाइजेशन करेंगे जब टेक्नोलॉजीज और बेहतर होंगी तो। ठीक, अब दूसरा देखिएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हमने डेवलप कर लिया। कहने के मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिसका सर्वे करने के बाद हमने क्लियर कर लिया है, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नोन है, पता है किसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या है, और इसका यूटिलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया। डेवलप रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पता है और इनका यूटिलाइजेशन भी प्रेजेंट में स्टार्ट हो गया है, वो आपके डेवलप रिसोर्सेज होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रिवर्स, फॉरेस्ट, इसके बाद मिनरल ऑयल्स, इसके बाद आप कह सकते हो लेक्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं डेवलप्ड के। अब इसके बाद चौथा आप देखिएगा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता तो है कि हमारी नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं या पोटेंशियल है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उनको एक्सेस कर सकें। बहुत ध्यान सुनना, जैसे हम सबको ये क्लियरली पता है कि जो हमारा हिमालयाज माउंटेन रीजन है वहां पे सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का कोल पाया जाता है, एंथ्रासाइट, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि हम कोल को वहां से एक्सेस कर सकें। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमने क्या कर दिया है? ऐसे रिसोर्सेज को हमने स्टॉक मान के रख दिया है कि इन फ्यूचर जब हमारी टेक्नोलॉजी उस तरीके से डेवलप्ड होगी तो हम उनको क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। तो एक बार स्टॉक को मैं फिर से क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान सुनना। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट टाइम में वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उनको एक्सेस कर सकें, तो हमने उनको स्टॉक मान के रख दिया है कि इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी तब हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हिमालयाज माउंटेन रेंज में एंथ्रासाइट कोल। ओके, इसके बाद चौथा देखिए रिजर्व। रिजर्व इस स्टॉक का सबसेट होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। रिजर्व में क्या है कि ऐसे रिसोर्स है जिसको फाइंड आउट तो कर लिया गया है और हमें ये भी पता है, हमें ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट में है। बहुत ध्यान सुनना, रिजर्व में क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जिसको फाइंड आउट कर लिया गया है और हमारे पास प्रेजेंट टाइम में वो टेक्नोलॉजी भी है कि उस रिसोर्सेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस पर फिलहाल कोई वर्क नहीं हो रहा। उसको रख दिया गया एज अ रिजर्व फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए। ठीक, जैसे सबको बताएं कि माउंटेनियस एरियाज में, माउंटेनियस जो
माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, वहाँ पे आपकी जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट सेटअप किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो अभी उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक, तो ये रिजर्व था, स्टॉक था, डेवलप आपका डेवलप रिसोर्सेज था और पोटेंशियल था। तो रिसोर्सेज को मैंने चारों बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरी तरीके से कवर हो गया है चारों के चारों बेसिस पे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बना के इसको और भी अच्छी तरीके से आपको क्लियरिफाई करूँ। ओके, ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप लोग को क्लियर हो गया हो। ठीक, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? इस चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए। वाई डू वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वेरी प्रीशियस फॉर अस। ठीक, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्योंकि रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। प्रीशियस क्यों है? क्योंकि हमारा पूरा सर्वाइवल, हमारा पूरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, सब कुछ हमारा इन्हीं रिसोर्सेज पे डिपेंड है। अगर रिसोर्सेज हमारे पास नहीं रहेंगे तो हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। वी कांट पॉसिबल विदाउट रिसोर्स। ओके, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग याद देखिएगा डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी ज़रूरतें क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक, ऐसे में रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है, लगातार रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक, तो आप लोग ये याद रखिएगा, रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। लिमिटेड है इसीलिए प्रीशियस है, और ऐसे कंडीशन में हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक, और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अगर हमें करना चाहिए तो हमें किस मैनर में करना चाहिए? हमें सस्टेनेबल मैनर में। हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल मैनर में रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर सस्टेनेबल मैनर में रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉटेशन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बहुत ध्यान सुनना। मैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आपको क्या कह रहा हूँ, हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी, प्रेजेंट टाइम के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज आप सबको पता है लिमिटेड है। अगर लगातार इसी तरीके से इसका यूज होता रहा तो रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और रिसोर्सेज अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसोर्सेज के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो करना चाहिए, लेकिन कैसा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना चाहिए? जो मैनर में सस्टेनेबल है। कहने का मतलब कि जो हमारी नीड्स को फुलफिल भी कर दे और कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी क्या होगी? सिक्योर होगी। और सस्टेनेबल मैनर में रिसोर्सेज का जब डेवलपमेंट किया जाएगा तो उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हम ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे सस्टेनेबल, ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं सस्टेनेबल मैनर में जो क्या है? जो अनलिमिटेड हैं, जिनको आप कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म होने वाले ही नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी, एक एग्जांपल ले लो। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है? आप जितना कंजप्शन करते रहो वो फिर सही होता रहेगा, कंजप्शन करते रहो फिर कंजप्शन करते रहो फिर। सिंपल सी बात। आप लोग देखिए आज के टाइम पर कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक से क्या है? चार्जेबल है। यूज़ करिए, चार्ज करिए, यूज़ करिए, चार्ज करिए, यूज़ करिए, चार्ज करिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये कैसा डेवलपमेंट है? ये एक सस्टेनेबल मैनर का ही डेवलपमेंट है जो नीड्स को भी फुलफिल कर रहा है और इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं कर रहा है, जिससे कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, वाई डू वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज? वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड प्रीशियस एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है और प्रीशियस है। हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो ऐसे में हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन किस में पड़ जाएगा? प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा।
क्योंकि लगातार रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है और होगा भी, क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे। अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन तो करना ही होगा ना। तो अगर यूटिलाइजेशन करना होगा तो हमें उसे डेवलप भी करना चाहिए, और ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए जो ज़रूरतों को पूरा भी कर दे और इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल चीज़ें भी क्रिएट ना करे, मतलब कह सकते हैं इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन भी कॉज ना करे। तो बात किसकी आ गई, सस्टेनेबल मैनर की, कि ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करो जो ज़रूरतों को पूरा भी करे और इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना करे। ठीक, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर रिसोर्सेज को हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करेंगे, मतलब रिसोर्सेज का अगर आप वेस्ट करेंगे तो क्या होता है, ये याद रखना। इफ वी वेस्ट रिसोर्स या यूज रिसोर्स विदाउट एनी प्लानिंग, देन विच टाइप ऑफ कॉजेज क्रिएट इन एनवायरमेंट या इन सोसाइटी। ओके, तो ध्यान देना, अगर रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, अगर रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज किया जाएगा तो सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान सुनना। अगर लगातार रिसोर्सेज का यूज इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से होगा, कहने का ये मतलब है कि अगर लगातार रिसोर्सेज को वेस्ट किया जाएगा तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ओजोन लेयर आपका डिप्लीट करेगा। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट करेगा तो सन की डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर पहुंचेगी, जिससे हमें बहुत सारी क्या होंगी, हमें बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। डायरेक्ट सन की यूवी रेज हम पे पड़ेगी अगर ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा तो। ठीक, इसके बाद अगर रिसोर्सेज का इसी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी, और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सारे कोस्टल सिटीज सी में सबमर्ज कर जाएंगे। अगर लगातार रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जैसे आप कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होंगी, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने से उसका डायरेक्ट इफेक्ट लिविंग बींग्स पे पड़ता है। बहुत सारे फ्लोरा और फना के स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगेंगे और हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सब किससे हो रहा है, केवल रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से। कहने का ये मतलब है कि बिना प्लानिंग के जब रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो वो वेस्ट होगा, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से कितने सारे खतरनाक खतरनाक चीजें हमारे समाज में और हमारे वर्ल्ड में होंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो प्लीज आप सभी इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रिसोर्सेज को यूज करें विद प्लानिंग, ताकि उसका वेस्ट कम हो, या ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करिए जो सस्टेनेबल मैनर में है, जिसको आप कितना भी वेस्ट करिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होनी है। अभी तुम क्या कहते हैं, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैं बात कर लूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आप ले लो, चार्ज करो, लेकर निकल जाओ, खूब घूमो खूब घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कोई बर्निंग गैसेस रिलीज नहीं कर रही है, किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है। तो क्या उससे कोई खतरा होगा, कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम जितना ज़्यादा बाइक चलाओगे उतना ही ज़्यादा बर्निंग गैसेस रिलीज होंगी और वो हमारे एयर को पॉल्यूट करेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई हों कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है या और क्यों ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में ये साफ साफ कहा गया है कि ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करिए जो सस्टेनेबल है मैनर्स में, मतलब आप कह सकते हो रेन्यूएबल रिसोर्सेज की यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करे और इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल हार्मफुल चीज़ें भी क्रिएट ना करें, या कह सकते हो इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी ना करे। ओके, क्योंकि आप सबको पता है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है और बहुत प्रीशियस है। लिमिटेड है इसीलिए प्रीशियस है, और हमारी ज़रूरतें क्या हैं, अनलिमिटेड है। और अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो आप सबको पता है क्या होना है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हो। मैंने एक वे में रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया और मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज बता दिया कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, वी ऑलवेज नीड टू डेवलप रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड प्रीशियस एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। दैट्स व्हाई वी नीड टू डेवलप इन, बट वी डेवलप दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच आर सस्टेनेबल इन मैनर। सस्टेनेबल इन मैनर का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज, all those types of resources which fulfill our needs and do not cause any environmental degradation, हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करे और इन्वायरमेंट में कोई डिग्रेडेशन भी कॉज ना करे। ये आपके सस्टेनेबल मैनर्स के आपके सस्टेनेबल मैनर्स के रिसोर्सेज होते हैं, जिसका एक मैंने आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आप देख सकते हो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, मार्केट्स में ज़्यादातर व्हीकल्स जो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, ताकि ये बर्निंग गैसेस जो रिलीज होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, और बर्निंग गैसेस के रिलीज होने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस आपके बढ़ेंगी, बहुत सारे आपके बर्ड्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हों। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अब आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, जब डेवलपमेंट की बात हमने कर ही ली है तो देखते हैं चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिस पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम क्या था? टेस्ला, आप लोगों ने नाम सुना होगा। टेस्ला को क्या बोलते हैं? निकोलस टेस्ला को बोलते हैं फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है निकोलस टेस्ला को। निकोलस टेस्ला ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा सोसाइटी में एक ऐसा पॉजिटिव चेंज जिसमें आप ऐसी चीज़ों को डेवलप करिए, ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करिए जो हमारी नीड्स को भी फुलफिल कर दे और इन्वायरमेंट में कोई डिग्रेडेशन भी कॉज ना करे, मतलब इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल चीज़ें भी कॉज ना करे। ठीक, तो ये आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करने की बात की जा रही है जो हमारे नीड्स को फुलफिल भी कर दे और इन्वायरमेंट में कोई, कह सकते हो एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल चीज़ें क्रिएट भी ना करे या एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी ना करे और हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर दे। यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा होने से क्या होगा कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है ना वो खतरे में नहीं रहेगी। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो होगी वो सिक्योर होगी। आप कितना भी इन रिसोर्सेज को यूज़ करिए, कितना भी वेस्ट करिए, कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज होने वाला नहीं है। और जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज ही नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर जनरेशन कैसे खतरे में पड़ेगा, सोचो। तो वी एट द टाइम ऑफ, आज के प्रेजेंट टाइम में हमें ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए जो हमारे नीड्स को फुलफिल भी कर दे और एनवायरनमेंट में कोई डिग्रेडेशन कॉज भी ना करे। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके जितने भी रिसोर्सेज आते हैं मोस्टली आपके नेचर में रेन्यूएबल हैं। नेचर में क्या है? रेन्यूएबल है। आप कितना भी यूज़ करते रहिए वो कभी भी एग्जॉस्ट होने वाले नहीं है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, चार्जेबल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, आप इनको चार्ज करते रहिए, यूज़ करते रहिए, ये इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। और फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा गया था? निकोलस टेस्ला को कहा गया था। ठीक है, निकोलस टेस्ला ने ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और आप लोगों को इसके आगे के, इस पर्टिकुलर चीज़ के आगे के जो भी चीज़ें हैं, मतलब इस टॉपिक तक तो हमने ये पार्ट कवर अपना रोक दिया। पार्ट फर्स्ट में हमने जो चीज़ें कवर की प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा। पार्ट सेकंड में हमने जो चीज़ें कवर की आप लोग इसको देखिएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर्स के जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो आपको अपकमिंग वीडियो में दिए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काट दिएगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ यहीं इसी चैनल पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।